तो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कशन में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। चैप्टर 14 है और हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो दिस इज गोना बी अ वेरी क्रूशियल डिस्कशन। अगर आप ने यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो अक्सर सवाल जो है मॉडर्न पीरियड के आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर पूछता है। तो चलिए आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कुछ आर्ट और आर्किटेक्चर की फील्ड में बदलाव हुए, क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए मॉडर्न पीरियड में। तो सबसे पहले हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखेंगे मॉडर्न पैलेसेस के बारे में। ठीक है, तो मॉडर्न पैलेस का जो डिजाइन है वो एक्मेनियन पैलेसेस से इंस्पायर्ड था। एक्मेनियन, जैसा कि मैंने बताया था, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एक ईरानियन एम्पायर थी। ठीक है, जिसको पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं, एक्मेनियन एम्पायर कहते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे जैसे साइरस द ग्रेट, डेरियस डेरियस करके कई सारे राजा हुए, फिर जैक्सस। तो ये सारे बेसिकली पर्शियन रूलर्स थे, वो एक्मेनियन एम्पायर से बिलोंग करते थे। तो जो मौर्यन पैलेसेस हैं उसका जो डिज़ाइन है वो एक्मेनियन पैलेसेस से इंस्पायर्ड था। मोस्टली ये जो पैलेसेस हैं मौर्यन, वो लकड़ी के बने हुए माने जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि लकड़ी के बने हुए थे? क्योंकि इनके साक्ष्य, इनके एविडेंसेस आज के टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो इससे ये लगता है कि लकड़ी के बने होंगे और इस वजह से वो डिके हो गए होंगे, जिसकी वजह से आज एक्सकावेशन में जनरली मॉडर्न पिलर्स हमें, मॉडर्न पैलेसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न पैलेसेस का के बारे में मेगास्थनीज और फैक्सियन की राइटिंग्स में, उनके हिस्टोरिकल अकाउंट में इनका जिक्र पाया जाता है। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी इंडिका। और मेगास्थनीज देखा जाए तो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था और उसने किताब इंडिका में इस बात का जिक्र किया है कि मॉडर्न पैलेसेस कैसे हुआ करते थे। ठीक है, फिर अब फैक्सियन जो कि चाइनीज ट्रैवलर था, जो आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, जो कि एक गुप्ता रूलर थे। ठीक है, तो इन दोनों ही फॉरेन ट्रैवलर्स ने अपनी किताब में मॉडर्न पैलेसेस के बारे में जिक्र किया है। लेकिन एक्सकवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे पैलेसेस नहीं मिलते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लकड़ी के बने होंगे। अभी तो भाई इतना, आप देखो ना इस एरिया में कितनी बारिश वारिश होती है, मौसम हॉट ह्यूमिड होता है। तो लकड़ी का कोई भी सामान होगा तो इतने हजारों सालों तक तो टिकेगा नहीं। सेंचुरी प्लाईवुड का तो बना नहीं है। ठीक है, खैर एनीवेज, फिर भी कुछ एक्सकावेशन में, एक हमें पटना के पास एक जगह है जिसका नाम है कुम्हरार, पटना के पास है। वहां पे हमें 80 पिलर हॉल मिला है, जो कि हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये अशोक का कोर्ट था, दरबार, जो 80 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ था। ठीक है, अब बात आती है मॉडर्न कॉइन्स की। तो मॉडर्न कॉइन्स बेसिकली पंचमार्क कॉइन्स थे। ठीक है, आपने मेटल की एक शीट ली, उसमें आपने पंच कर करके सिक्के निकाल लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं पंचमार्क कॉइन। और ये पंचमार्क कॉइन सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे, गोल्ड का इस्तेमाल नहीं मिलता है। गोल्ड इंडिया में इंडो बैक्ट्रियंस लेकर आएंगे, ध्यान रखेंगे, इंडो बैक्ट्रियंस इंडिया में गोल्ड लेकर आएंगे। उससे पहले महाजनपद कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के नहीं थे। हिंदुस्तान में गोल्ड के कॉइन की शुरुआत लगभग 100 बीसी ऑनवर्ड्स होगी। ठीक है, 100 बीसी ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट, इन मॉडर्न सिक्कों पे कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। न ही इसमें आपको किसी राजा की इमेज मिलेगी, ना ही किसी भगवान की इमेज मिलेगी। ठीक है, इनका वेट देखें तो वेट तो स्टैंडर्ड होता था। एक मेजरिंग यूनिट थी जिसको बोलते हैं रत्ती। वेट तो स्टैंडर्ड था, लेकिन कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं था। आप देखें ये सिक्का जो है, थोड़ा मतलब, नहीं ये रेक्टेंगल, नो, नहीं ये ओवल है, ना ही पूरी तरीके से राउंड शेप का है। तो इरेगुलर शेप के ये कॉइन्स होते थे। और ये इस वजह से क्योंकि अगर आप हार्ड मेटल शीट में अगर आप पंच करके कोई भी सिक्का निकालेंगे तो उसके एजेस जो है वो तुड़ मुड़ जाएंगे। ठीक है, कभी आप कोशिश करके देखिए घर पे, तुड़ मुड़ जाएंगे। तो एक बड़ी वजह थी कि भाई इनके अगर आप
स्टैंडर्ड वेट तो था, ठीक है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं था, ठीक है। फिर आप इन सिंबल्स में आपको कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगी। इमेजेस किस चीज की? तो आपको कुछ जगहों पर हाथी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको सन देखने को मिलेगा या व्हील देखने को मिलेगा। तो एलिफेंट, सन, व्हील, ये बेसिकली मौर्यन कॉइन्स के ऊपर बनाए उनकी इमेजेस में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर अगली बात जो मैंने रत्ती की बात की थी, तो रत्ती आज भी अगर आप देखें सुनार की दुकान पे, रत्ती एक यूनिट है जिसमें कई बार जो सेमी प्रेशियस या प्रेशियस स्टोन्स हैं, पुखराज हो गया या नीलम हो गया, जो भी ये सब सेमी प्रेशियस स्टोन्स या प्रेशियस स्टोन्स होती हैं, उनका वेट जो है रत्ती में किया जाता है, कितने रत्ती का है। तो इसी रत्ती यूनिट का इस्तेमाल इन सिक्कों के वेट को मेजर करने के लिए किया जाता था। अब मौर्यन रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करें तो एक केव का नाम काफी सामने आता है, वो केव का नाम है बाराबर केव। ये इंडिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है, यानी कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन मेड केव, मैन मेड केव। और इसमें टोटल 4 आर्टिफिशियल केव्स हैं, जिसमें उन केव का नाम है लोमस ऋषि, सुदामा केव्स, करण चौपर, या अगर आप देखें तो विश्वकर्मा। ये 4 केव्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये केव्स बनाई थी अशोक ने आजीवक सेक्ट के लिए, ठीक है। अशोक ने, ध्यान रखेंगे ये बुद्धिज्म को डेडिकेटेड नहीं है, ना ही जैनिज्म को डेडिकेटेड है। एक और फिलॉसफी है अजीवक, उस फिलॉसफी, उस सेक्ट को समर्पित है। ये अजीवक जो थे बेसिकली फेटलिस्ट फिलॉसफी थी। इनका मानना था कि सब कुछ जो है पहले से ही लिखा जा चुका है, ठीक है, सब कुछ पहले से ही प्री डिस्टाइंड है, जो भगवान ने लिख दिया है, भगवान नहीं बोलेंगे, जो भी यूनिवर्सल कॉस्मिक प्रिंसिपल्स ने लिख दिया है हमारे बारे में, वही हमारे साथ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति नहीं बदल सकते, अपना भविष्य या आपके साथ क्या होगा वो नहीं बदल सकते। इट इज अनचेंजेबल, ठीक है। और अजीवक सेक्ट की शुरुआत जो है मक्काली गोसाला ने करी थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं अजीवक सेक्ट के बारे में। बाराबर केव्स जो कि बिहार में मौजूद है, ये ध्यान रखेंगे। दिस केव इज लोकेटेड इन बिहार, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो अजीवक सेक्ट के लिए है। और इसमें 4 केव्स हैं अशोक के टाइम पीरियड, और अशोक के बाद उनके ग्रैंडसन और कुछ और लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये लोमस ऋषि केव का फोटो है। जो इसका गेटवे देखिए कितना ज्यादा डेकोरेटेड है, काफी काफी सुंदर गेटवे है, ठीक है। अब बात आती है मॉडर्न पिलर्स की। तो मॉडर्न पिलर्स की अगर हम बात करें तो अशोक ने पिलर बनाने की जो टेक्निक है या पिलर बनाने का जो ट्रेंड है, वो भी एक्मेनियन रूलर जिनका नाम था डेरियस, उनसे इंस्पायर होकर शुरू किया था। तो देखें तो डेरियस से अशोक ने इंस्क्रिप्शन इशू करने का प्रचलन और पिलर्स इरेक्ट करने का प्रचलन, ये सब कुछ एक्मेनियन एम्पायर से इंस्पायर्ड, ठीक है, ये सब कुछ एक्मेनियन एम्पायर से इंस्पायर्ड है। और इन पिलर्स की बात करें तो ये पॉलिश्ड स्टोन के बने हुए थे, बेसिकली चुनार स्टोन करके एक स्टोन है जो कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो एक एरिया है वहां पर ये पत्थर पाए जाते हैं। तो ये सारे जो पिलर्स हैं ये चुनार स्टोन के बने हुए हैं। इन पिलर्स के टॉप पर देखें तो आपको एनिमल कैपिटल देखने को मिलेगी। अब वो एनिमल जो है लायन हो सकता है, वो एनिमल एलिफेंट हो सकता है, वो एनिमल जो है बुल भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको टॉप में देखने को मिलेंगे। बाकी इन्वर्टेड लोटस का मतलब है ये वाला चीज, ये वाला जो शेप अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज इन्वर्टेड लोटस, ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड लोटस। और इंस्क्रिप्शंस तो बहुत सारे अशोकन पिलर्स पे आपको कुछ लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पिलर्स पे कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द अशोकन पिलर्स पे आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलेंगे। अब कहाँ कहाँ पे ये पिलर्स मिले? तो लायन कैपिटल आपको मिली है सारनाथ में, और लौरिया नंदनगढ़ में जो कि बिहार में है, और बसारा बखीरा।
तो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट है, सारनाथ आपका यूपी में हो गया, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में, और बसारा बखीरा आपका ये भी बिहार में। एलिफेंट कैपिटल मिला है आपका संकिसा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में एक जगह है संकिसा, वहां पे एलिफेंट कैपिटल वाला पिलर मिला है। बुल कैपिटल वाला पिलर मिला है आपका रामपुरवा बिहार में। तो पहले ये जो बुल कैपिटल है आपको रामपुरवा में मिला, आजकल ये राष्ट्रपति भवन में ये मौजूद है, तो वहां से उठा के राष्ट्रपति भवन में इसको शिफ्ट किया गया। आई थिंक मुझे लगता है अंग्रेजों के जमाने में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, जब राष्ट्रपति भवन को वाइसरॉय हाउस कहा जाता था। फिर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा हरियाणा से उठाकर एक पिलर दिल्ली में इंस्टॉल कराया, ठीक है, एक पिलर दिल्ली में इंस्टॉल कराया, जो कि फिरोज शाह कोटला करके एक इमारत है उसके टॉप पर लगा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जिन या भूत वूत रहते हैं उस फिरोज शाह वाली जो पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी जर्जर सी बिल्डिंग है, और उसके टॉप पर ये पिलर इंस्टॉल किया गया है। एक और मेरठ से लाया हुआ पिलर फिरोज शाह तुगलक ने इसको भी दिल्ली में इंस्टॉल कराया था, ठीक है। तो टोपरा जो कि हरियाणा से दिल्ली में लाया गया, फिरोज शाह तुगलक लेकर आए। फिर उसके अलावा मेरठ से एक पिलर दिल्ली में लाया गया, ये भी फिरोज शाह तुगलक लेकर आए। फिर एक और है इलाहाबाद पिलर, ठीक है, जो कि इलाहाबाद फोर्ट में, इलाहाबाद फोर्ट बनवाया था अकबर ने, ठीक है। तो ये वही पिलर है, ठीक है, ये वही पिलर है जिसपे आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेंगे। इसी पिलर पे आपको समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेंगे। इसी पिलर पे आपको अशोक की वाइफ जिनका नाम था कौरवाकी, उनका इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेगा। इसी पे आपको जहांगीर के इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो सेम पिलर पे ये अलग अलग 4 अलग अलग लोगों ने अपने बारे में या अपने ना उनके बारे में मेंशन किया हुआ देखने को मिलेगा। समुद्रगुप्त वाला जो है सबसे फेमस है, और समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन को हम प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है मटेरियल कल्चर की। तो मॉडर्न पीरियड में रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, जिसके पीछे क्या क्या वजह थी? ट्रेड एंड कॉमर्स, इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ मेटेलिक करेंसी, एंड ऑल्सो अगर आप देखें रैपिड अर्बनाइजेशन के पीछे था लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, मेटेलिक करेंसी की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट मिला, और ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ। अगला इंपॉर्टेंट चीज हुआ एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन। तो जैसा अगर आप देखोगे, अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे, तो मगध एम्पायर ये रही, और मगध के आसपास ये वाले जो एरिया है वो आयरन और कोल की रिच माइंस यहाँ पर मिलती है, और यही एक बहुत बड़ी वजह थी मगध के इतने महान साम्राज्य बनने के पीछे, ठीक है। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन की वजह से मगध इतना महान साम्राज्य बना, और इसने इंडिया के इतने बड़े भूभाग पे, इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया पे अपना कब्जा जमाया। अगला आता है पंचमा कॉइन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसके बारे में हमने 2-3 लेक्चर पहले डिस्कस किया था। ये एक बहुत ही शाइनी पॉटरी हुआ करती थी, जो कि फैब्रिक से बनती थी, ध्यान रखेंगे फैब्रिक से बनती थी, और इट वॉज एन आइटम ऑफ लग्जरी, इट वॉज एन आइटम ऑफ लग्जरी, ठीक है। और ये मौर्यन पीरियड से बिलोंग करता है, लेकिन मौर्यन पीरियड से पहले से बिलोंग करता है। 600 बीसी ऑनवर्ड्स आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी आपको देखने को मिलेगी हिंदुस्तान में। हालांकि ये हिंदुस्तान के लगभग सारे एरियाज में मिलती थी, लेकिन बहुतायत में नो जनरली मोस्ट अबंडेंटली इट वाज फाउंड इन नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ इंडिया। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसका नाम पड़ा। फिर अगला था बर्न्ड ब्रिक और रिंग वेल्स। तो जो भी घर आप देखोगे इस पीरियड में, वो बर्न्ड ब्रिक्स के, ईंट के बने हुए आपको घर देखने को मिलेंगे, और रिंग वेल्स का इस्तेमाल करते। तो रिंग वेल्स बेसिकली किस लिए होता था? तो रिंग वेल्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था, रिंग वेल्स के माध्यम से क्या होता था, कुआं खोदते थे, ठीक है, कुआं खोदा आपने। अब चूंकि गैंजेटिक प्लेन में अगर आप कुआं खोदोगे तो आपको इस एरिया को, इसके जो वॉल्स है उसको आपको
थोड़ा बहुत एम्बैंकमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी मिट्टी जो है झड़ झड़ के पानी में गिरेगी और पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो कुछ लोग ईंट का इस्तेमाल करके इसको पक्का करते थे कुएं को, लेकिन मॉडर्न पीरियड में क्या होता था कि ऐसे, अगर आप देखें तो ऐसे छल्ले बनाए जाते थे। ये लोग क्या करते थे, टेराकोटा के छल्ले बनाकर इसको कुएं के अंदर फिट कर देते थे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस फोटो में कि टेराकोटा के छल्ले बना के एक के ऊपर एक स्टैक कर देते थे, ताकि एम्बैंकमेंट जो है उसकी कच्चे कुएं को पक्के कुएं में बदला जा सके, उसकी दीवारों को रिटेन किया जा सके, रिटेंशन वॉल क्रिएट की जा सके। ठीक है, तो इन रिंग वेल्स का इस्तेमाल पानी पीने वाले कुएं के लिए भी होता था। कई जगहों पर सुएज सेप्टिक टैंक के रूप में भी इन रिंग वेल्स को बनाया जाता था। ह्यूमन वेस्ट या कोई फ्लड घर का कुछ भी नाली वाली का जो पानी है वो जमीन में डाला जा सके, ठीक है, उसको डिस्पोज किया जा सके। फिर मॉडर्न पीरियड में स्पोक व्हील का इंट्रोडक्शन हो गया। स्पोक व्हील का मतलब होता है एक पहिया होगा, उसमें ऐसे तीलियां होंगी। स्पोक व्हील का इंट्रोडक्शन मॉडर्न पीरियड में हो चुका था। और जो घर थे, जैसा मैंने बताया था, घर लकड़ी और ईंट के बने हुए जनरली होते थे। अब मॉडर्न पीरियड में कुछ फेमस जगह है जिसका एनसीईआरटी में मेंशन, उनके बारे में देख लेते हैं। इसके ऊपर 2 बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है। एक है चंद्रकेतुगढ़, जो कि कलकत्ता में लोकेटेड है। 3rd सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में चंद्रकेतुगढ़ काफी फेमस एरिया हुआ करता था। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियड से ये अस्तित्व में आया और शुंगा कुषाण फेज से होते हुए काफी लंबे समय तक ये चला। लेकिन ये जो पीरियड है, मॉडर्न पीरियड और शुंगा कुषाण पीरियड, यानी कि आप मान लीजिए 300 बीसी से लेकर लगभग 100 एडी तक, 400-500 साल तक चंद्रकेतुगढ़ वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, अब ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट था? तो बंगाल में सबसे अर्लीस्ट अर्बनाइजेशन, अर्बनाइज्ड सेंटर था चंद्रकेतुगढ़। ठीक है, बंगाल में सबसे पहला एरिया था जो अर्बनाइज हुआ, और ये अपने टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस था। ठीक है, मिट्टी विट्टी के खिलौने बनते थे। इसी वजह से अगर आप देखोगे आज भी बंगाल में टेराकोटा आर्ट काफी फेमस है। और ये एक रिवर राइन पोर्ट भी था। एक नदी बहती थी जिसके माध्यम से साउथ ईस्ट एशिया और रोम के साथ ट्रेड भी होता था। ये था मेन वजह चंद्रकेतुगढ़ के इंपॉर्टेंस की। अगली जगह है सिसुपालगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिसुपालगढ़ ये भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड था। ये भी 3rd से 4th सेंचुरी के बीच में ये काफी फेमस हुआ सिसुपालगढ़। और इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्ली हिस्टोरिक अर्बन प्लानिंग। तो ये एरिया अपने अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, और हड़प्पन की के अर्बन प्लानिंग का जो डिजाइन था काफी ज्यादा सिसुपालगढ़ की अर्बन प्लानिंग उससे काफी ज्यादा मैच करती थी। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रिड लाइक अर्बन प्लानिंग थी, इस हॉरिजॉन्टल सड़कें होंगी और एक दूसरे को राइट एंगल्स पे काटेंगी, तो ग्रिड लाइक अर्बन प्लानिंग। और यहाँ पर बहुत सारे मड फोर्ट्स भी, मड के बने हुए, मिट्टी के बने हुए किले, किलाबंदी करे हुए शहर था ये पूरा एक तरीके से। तो पूरा एक जो शहर था, इट वाज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। मड फोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, मिट्टी की बनी हुई मोटी मोटी दीवारों का इस्तेमाल किया गया था। और ये एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग रीजन था सिसुपालगढ़। अगला एरिया आता है धौली। इसके बारे में भी, माफ कीजिएगा, इसके बारे में भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है, धौली के बारे में। ये उड़ीसा में मौजूद है। मॉडर्न पीरियड में ये वो आया, अपने अस्तित्व में आई। इट इज फेमस फॉर एलिफेंट रिलीफ स्ट्रक्चर। ये एलिफेंट रिलीफ स्ट्रक्चर है, एक बहुत एक पहाड़ को काट के एक हाथी का शेप दिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि कलिंग की जो लड़ाई है धौली में लड़ी गई थी। ये वही कलिंग का युद्ध है जिसके ब्लडशेड के बाद अशोक ने युद्ध का रास्ता छोड़ के, भेरी घोष छोड़ के, धम्म घोष, शांति का रास्ता अपना लिया। ठीक है, और यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि भाई कैसे अशोक युद्ध के रास्ते को छोड़ के शांति या अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़े। अगला एक इंपॉर्टेंट जगह है जौगाड़ा। ये भी उड़ीसा में है। यहाँ पर भी अशोक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। ये पिछले, इसके बारे में 2025 में सवाल भी पूछा गया था। और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वहाँ पर आप देखोगे
कि इस इंस्क्रिप्शन में अशोक अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको ये निर्देश देते हैं कि जनता के साथ ईमानदारी, सत्य और निष्ठा के साथ और इंसानियत के साथ जनता के साथ पेश आए। ठीक है, तो ये था पूरा अशोकन इंस्क्रिप्शन और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे ये इतनी जल्दी रातों रात खत्म हो गया। So we will be discussing the reason behind the decline of Mauryan Empire in next lecture. So that is going to be very interesting and insightful story. तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और लेक्चर्स को सब्सक्राइब करिए एंड आल्सो फॉलो नो आल्सो फॉरवर्ड इट, आल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड that motivates me, and I will keep on making such insightful and important videos. So thanks for watching. Have a nice day. All the best.